बेटा, शहर जाकर तो तू हमें भूल ही जाता है। पूरे 1 साल बाद आया है तू। मुझे पता है तेरी कितनी चिंता होती है। हमें पता नहीं तू वहाँ कैसे रहता होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा। वहाँ तो कोई तेरा ध्यान रखने वाला भी नहीं है। अरे माँ, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैं शहर में बिल्कुल मस्त रहता हूँ। यहाँ की गोबर वाली मिट्टी बदबू से तो मेरा शहर बहुत अच्छा है। अरे क्या दीपक, तू ये कैसी बोल बोल रहा है? तुझे अपनी मिट्टी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब माफ कर दीजिए पिताजी, वो दरअसल मेरे मुंह से निकल गया, मेरी जुबान टूट गई। अरे ठीक है ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी। बहुत हो गया शहर में काम धाम। अगर तुझे इस बार शहर जाना है तो तुझे शादी करके ही जाना होगा। अरे ये क्या माँ, आप ये कैसी शर्त मेरे आगे रख रही हो? बेटा दीपक, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है और यही मेरा भी अंतिम फैसला है। तुम्हें गांव की ही लड़की से शादी करनी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सोच लेना, मैं अपने धन जायदाद से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। दीपक ये बात सुनकर थोड़ा सहम सा जाता है, क्योंकि वो अपने पिता को बहुत अच्छे से जानता था कि जो उन्होंने एक बार कह दिया वो कभी भी उससे मुकरते नहीं है। इसलिए दीपक अपने माता पिता की बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक है पिताजी, लेकिन लड़की मैं अपने मन से चुनूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से गाँव में चला जाता है और वो चलते चलते अपने आप से कहता है, अरे यार मैं कहाँ फंस गया, मैं इस परेशानी से कैसे निकलूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। एक काम करता हूँ, इस बारे में मैं नताशा से बात करता हूँ। दरअसल दीपक की शहर में पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम नताशा होता है। वो उसे कॉल करके सारी बातें बताता है। हाँ सॉरी दीपक, देखो तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी फिटनेस को लेकर कितनी कॉन्शियस हूँ, और वैसे भी मुझे मॉडलिंग में जाना है, तो मैं अभी शादी नहीं कर सकती। तो यार नताशा, मैं क्या करूं? मतलब तुम बताओ, अब मैं तो बन गया ना बलि का बकरा। यार दीपक, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हें शादी ही करनी है ना, तो कर लो ना शादी। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अरे मैड नताशा! यार तुम सच में बहुत भोले हो। मैंने शादी करने की बात की है। अब वो शादी चाहे झूठी ही क्यों ना हो। देखो, मेरी मानो तो तुम अपने लिए किराए की पत्नी ढूंढ लो। इससे तुम्हारा भी काम हो जाएगा और तुम यहाँ भी आ सकोगे। अरे वाह यार, क्या दिमाग पाया तुमने। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यही करता हूँ। लेकिन मुझे किराए की पत्नी ये मिलेगी कहाँ पर? खैर चलो, ठीक है, मैं अपने लिए किराए की पत्नी ढूंढने चलता हूँ। तुम एक काम करना, अपना ध्यान रखना, ठीक है? ऐसा कहकर दीपक कॉल काट देता है और वो वहां से आगे चलने लगता है। वो चलते चलते दूसरे गांव पहुंच जाता है, जहां उसे मंदिर के पास एक भिखारिन मिलती है। बाबू साहब, कुछ पैसे दे दीजिए। मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है। राधिका को देखते ही उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आ जाता है कि क्यों ना वो उसे ही अपनी किराए की पत्नी बना ले। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? हमारा नाम राधिका है बाबूजी। वैसे क्या करेंगे आप हमारा नाम जान के? तुमसे शादी। दीपक की बात सुनकर राधिका काफी हैरान रह जाती है, जिसके बाद दीपक राधिका को सारी बातें समझाता है। और अगर तुम मेरी ऐसी झूठी पत्नी बनी रही तो मैं तुम्हें हर महीने पैसे और खाना देता रहूंगा। तो क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? जी, हमको मंजूर है। दरअसल राधिका के पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। इस भिखारी वाली जिंदगी से तो किसी की किराए की पत्नी बनकर जीना ही उसे ज्यादा सही लग रहा था। इस तरह से कुछ दिनों में राधिका और दीपक की एक दूसरे से शादी हो जाती है और वो उसे शहर ले आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह। दीपक जी, ये लीजिए आपके लिए काफी। कॉफी पीने के बाद आप नहा लीजिए। मुझे कब क्या करना है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ, तुम मेरी किराए की पत्नी हो ना, सचमुच की पत्नी बनने की कोशिश मत करो। जाओ यहाँ से और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी करो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। राधिका उदास होकर रसोई में चली जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद दीपक जब नहाकर ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर आता है तो ब्रेकफास्ट देखकर वो गुस्सा हो जाता है। ये सुबह सुबह आलू के पराठे? हैं? गंवार हो क्या तुम? कितनी बार बोला है मैंने कि तेरा गांव नहीं है कि सुबह सुबह इतना भारी नाश्ता बना देती हो। ये शहर है और यहाँ के लोग ब्रेकफास्ट में ऑमलेट, ब्रेड, डोसा ये सब खाते हैं। रहने दो, मुझे तो ये सब नहीं खाना है। पता नहीं कहां से जाहिल लोग आ जाते हैं।
जी, वो घर में ब्रेड बटर खत्म हो गए थे, इसलिए जल्दी जल्दी में आलू के पराठे बना दिए। अरे खत्म हो गए थे तो बाजार चली जाती। दिन भर तो तुम आलसी की तरह घर में पड़ी रहती हो। हाँ, जितनी तुम मासूम दिखती हो ना उतनी हो नहीं। ऐसा कहकर गुस्से में दीपक ऑफिस चला जाता है। दरअसल दीपक का रवैया राधिका के प्रति शुरुआती समय से ही ऐसा था। वो जब से राधिका को शहर लेकर आया था वो उसे ऐसे ही ट्रीट कर रहा था। एक रोज जब वो देर रात तक घर नहीं आया तब राधिका उसे फोन करती है। सुनिए जी, आज काफ़ी देर हो गई, आप अभी तक घर नहीं लौटे। जी बहुत घबरा रहा था। देखो, मुझे इस तरह से फोन मत किया करो। मैं ऑफिस में हूँ, जरूरी काम पड़ा हुआ है। ठीक है, टाइम लगता है। चलो रखो फोन। ये कहकर दीपक फोन रख देता है। तभी वहां पर पीछे से आकर नताशा उसे पकड़ लेती है। उससे कहती है, कम बेवकूफ नहीं बनाते तुम उस किराए की पत्नी को, साथ ही अपने घर वालों को भी। अरे यार, इसलिए तो मैंने उससे शादी की है ताकि हम बाहर मजे ले सकें। एक तरफ जहां राधिका दीपक के लिए भूखे प्यासे रात में इंतजार करती रहती है तो वहीं दीपक उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। वो देर रात घर आता है और सुबह जल्दी चला जाता है। दीपक नताशा के साथ कभी मूवी तो कभी शॉपिंग करता है, तो वहीं राधिका दिन भर ऐसे ही घर का काम करती है। दीपक अपना वक्त और पैसा नताशा पर ही रोज उड़ाता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज उनके दरवाजे पर डोरबेल बजती है। राधिका दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसके सास ससुर खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर राधिका बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। कैसी हो बहू, तुम्हें देखने को तो हमारी आंखें तरस गई थी। राधिका उनके पैर छूती है और उन्हें घर के अंदर ले आती है। फिर कुछ देर बाद, ये नालायक हमारी बहू का ध्यान रखता है या नहीं? नहीं नहीं माँ बाबूजी, मैं तो इसका खूब ध्यान रखता हूँ। इसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता हूँ। और तो और हर हफ्ते आपकी बहू को घुमाने और शॉपिंग पर भी ले जाता हूँ, वो भी अलग अलग जगह पर। बिल्कुल रानी बनाकर रखता हूँ उसे। चाहे तो आप खुद ही पूछ लो उससे। क्यों राधिका, सच कह रहा हूं ना मैं? ये सुनकर राधिका हैरान रह जाती है क्योंकि ऐसा आज तक तो हुआ नहीं था जैसा दीपक बोल रहा था। लेकिन फिर भी वो अपने किराए के पति के हाँ में हाँ मिलाकर हामी भर देती है। फिर कुछ देर बाद, ये लीजिए माँ पिताजी, आपके लिए गर्मा गर्म कचौरियाँ। वाह बहू, तेरे हाथ की कचौरियाँ खाकर तो मेरा मन खुश हो गया। तुझे पता है हम इन कचौरियों को खाने के लिए कितना तरस गए थे। हाँ बहू, सच में। तो फिर आप पेट भरकर कचौरियाँ खाइए। इसके बाद मैं आप दोनों के लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने में बना दूंगी। फिर कुछ देर बाद, अच्छा माँ और बाबूजी, आप लोग आराम कीजिए, मैं ऑफिस चलता हूँ। ठीक है, शाम को मिलते हैं। जी ये लीजिए आपका टिफिन। थैंक यू सो मच माई लवली वाइफ। अपने पति का ये बदला हुआ रूप देखकर राधिका हैरान रह जाती है। लेकिन उस रोज वो बहुत खुश भी थी क्योंकि आज से पहले दीपक ने कभी भी उससे प्यार से बात नहीं की थी। दीपक ऑफिस चला जाता है। अब वो समय से घर भी आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके माता पिता कुछ दिन रहकर गांव वापस चले जाएंगे। इसलिए वो उनके सामने अच्छा पति होने का दिखावा कर रहा था। वो राधिका के लिए इसलिए उपहार भी लेकर आता है, तो कभी सभी को खाने पर बाहर लेकर जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता। यही हाल दीपक का भी था। शुरू के कुछ दिन तक तो वो राधिका के साथ अच्छे से रह रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो उसके साथ पहले की तरह से पेश आने लगा। एक रोज सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी, राधिका, ये तुमने कैसी सब्जी बनाई है? नमक तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। न जाने ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। अरे बेटा, आज सब्जी मैंने बनाई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सब्जी बना दी। क्या माँ, आप काम कर रही थी और ये महारानी आराम कर रही थी? अरे नहीं बेटा, ये बेचारी तो हमारी बहुत सेवा करती है। वो तो आज इसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। जी, वो कल रात बुखार आ गया था, इसलिए सुबह आंखें नहीं खुली। रहने दो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी नौटंकी। उस रोज दीपक का ये रूप देखकर उसके माता पिता भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन अगले ही कुछ दिनों वो ऐसे ही राधिका से पेश आता है जिसे देखकर उसके माता पिता हैरान थे। एक सुबह जब राधिका उसके लिए कॉफी लेकर जाती है तो सारी कॉफी दीपक राधिका के ऊपर फेंक देता है और बोलता है, थू, ये कैसी कॉफी बनाकर दी तुमने? हैं? इतनी ठंडी। तभी वहां पर दीपक के पिता भैरव जी वहां आ जाते हैं। बस बहुत हुआ राधिका बहू, तुम अपना सामान पैक कर लो। कल सुबह तुम हमारे साथ गांव चल रही हो। जब तक इसे तुम्हारी कदर नहीं हो जाती, इसे अकेले ही रहने दो यहाँ पर। ये मासूम है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू इसकी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाएगा। राधिका अपने सास ससुर के साथ गांव चली जाती है। अब दीपक को रोज ऑफिस के लिए देर हो जाता है क्योंकि ना तो उसे खाना बनाया मिलता था और ना ही कपड़े प्रेस किए हुए।
जिस कारण से उसे हर काम खुद ही करना पड़ रहा था और उसे ऑफिस के लिए देर हो जाती है। अक्सर बॉस से डांट भी सुननी पड़ती है। वो नताशा को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेता है, लेकिन नताशा तो उल्टा अपना काम भी उस पर थोप देती है। डार्लिंग, मेरे लिए 1 कप कॉफी बना देना, और हाँ, ब्रेकफास्ट में मेरे लिए तुम ऑमलेट बनाना। इन बातों को लेकर उनमें लड़ाई होने लगती है और यहाँ तक कि एक रोज नताशा ने दीपक पर हाथ भी उठा दिया। अब दीपक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो उसे धक्के मारकर नताशा को अपने घर से निकाल देता है और साथ ही उससे अपने सभी रिश्ते तोड़ लेता है। और वो अगले दिन की पहली ट्रेन पकड़कर अपनी पत्नी को लेने के लिए गांव चला जाता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। राधिका उसे माफ भी कर देती है और वो अब अपनी पत्नी और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। लता के 5 बेटे थे। वो अपने 5 बेटों के लिए सर्वगुण संपन्न या कहें कि 36 गुणों वाली बहुएं ढूंढ रही थी और इसलिए उसने आज तक अपने बेटों की शादी नहीं की थी। इस बात पर उसका पति श्याम उससे कहता है, अरे भाग्यवान, अब तुम अपने बेटों की शादी कब कराओगी? उनकी शादी करने की उम्र निकल जाएगी तब, या फिर उन्हें कुंवारा ही मारने का सोच रही हो? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो बस अपने बच्चों के लिए अच्छी लड़कियां ही तो देख रही हूँ। अब इसमें नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ? लता, जैसी तुम बहुएं ढूंढ रही हो वो बहुएं सतयुग के समय नहीं मिलती है। अरे 36 गुणों वाली आज के दौर में ये कलयुग का दौर है, कहाँ से मिलेगी? अरे लड़कियां, औरतें सिर्फ और सिर्फ मॉडर्निटी की ओर भाग रही हैं। इस कलयुग के समय में तुम्हें इतनी संस्कारी बहुएं मिलना तो बहुत मुश्किल है। देखिए, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। वैसे भी मैं कल पंडित जी के घर जाऊंगी। उन्होंने मुझे कल ही बताया था कि उनके नजरों में एक परिवार है जो मेरे 5 बेटों के लायक है। अगर ऐसी बात है तो तुम जरूर जाओ। भगवान करे इस बार तुम्हारे मन मुताबिक लड़कियां मिल जाए। हाँ हाँ ठीक है। इस तरह से लता अपने पति की बातों पर मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है और अगले दिन वो अपने बेटों के रिश्तों की बात करने के लिए पंडित जी के घर जाती है। आइए आइए लता जी, कैसे आना हुआ आपका? अरे पंडित जी, मैंने वो जो अपने बेटों की शादी की बात बताई थी, मैं उसी के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे याद आया, आपके बेटों के लिए एक अच्छे परिवार मेरी नजर में है। जरा पहले उनसे 5 लड़कियों की बात कर ली जाए। ये देखिए, उनकी तस्वीरें देखिए। ये 5 लड़कियाँ बहनें हैं? जी हाँ, बड़ी बेटी नीलम, फिर आरती, फिर नैना, फिर राधा और सबसे छोटी राधिका। ये 5 बहनें हैं, लेकिन बस एक समस्या है। कैसी समस्या पंडित जी? जरा मुझे साफ साफ बताइए। समस्या ये है कि ये 5 ही बहनें गरीब हैं और उनके माता पिता दहेज में आपको ज्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे। अरे पंडित जी, हमें दहेज चाहिए भी नहीं। मुझे तो अपने 5 बेटों के लिए अच्छी और सुशील लड़कियां ही चाहिए, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। जी फिर ठीक है, मैं लड़की वालों के घर पर जाकर रिश्ते की बात आगे बढ़ाता हूँ। आप बेफिक्र रहिए। अब आप ये समझ लीजिए कि अब आपके 5 बेटों की शादी समझ लो हो गई। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर लता वहां से चली जाती है। उसके बाद पंडित लता के 5 बेटों का रिश्ता लेकर उन 5 लड़कियों के घर जाते हैं और शादी के प्रस्ताव रखते हैं। लड़की वालों को ये रिश्ता मंजूर होता है और कुछ हफ्तों में लता के 5 बेटों की शादी हो जाती है। और जब वो अपने घर वापस आते हैं तो उनके घर में भीषण आग लग चुकी होती है। हे मारा राम जी, ये हमारे घर में आग कैसे लग गई? अभी तो हम कुछ घंटे पहले ही बारात लेकर गए थे, तब तक तो सब ठीक था। ये अचानक से ये दृश्य हमें कैसे देखने को मिल रहा है? ये सब कैसे हुआ? अरे लता बहन, पता नहीं कैसे तुम्हारे घर में गैस ब्लास्ट हो गया और पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बहुएं ही अपशगुनी है, अपशगुनी। देख मैत्रा, तू हमारी पड़ोसन है, इसलिए मैं तेरा लिहाज कर रही हूँ। अगर तूने मेरी बहुओं के खिलाफ एक शब्द भी और अपने जुबान से निकाला तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। चली जा यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ठीक है, जा रही हूँ। यहाँ तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ऐसा कहकर मैंत्रा वहां से चली जाती है। लता, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। तुमने उस मैंत्रा को बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए।
लेकिन कहाँ जाएंगे हम, सब कुछ तो राख में खाक हो गया। तभी वहां पर लता की बड़ी बहू नीलम कहती है, माँ जी, हारे को एक तिनके का सहारा भी काफी होता है। मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल बहू। माँ जी, यहाँ से जंगल कुछ ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर हम अपना घर बना सकते हैं। हाँ लता, बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें यहाँ से चलना ही चाहिए। जैसा आप सभी को सही लगे। इसके बाद लता का पूरा परिवार जंगल की ओर जाने लगता है। वो चलते चलते बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को हार नहीं मानने देते। कुछ समय चलने के बाद वो सभी जंगल में पहुंच जाते हैं। लो बहू, हम सब जंगल में तो आ गए, अब बताओ क्या करना है। माँ जी, अब आप यहाँ पर बैठकर आराम कीजिए। यहाँ से आगे का काम आप अपनी 5 बहू और बेटों पर छोड़ दीजिए। माँ जी, मैं नयन और राधा जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती हैं। मैं और नीलम दीदी थोड़े से मिट्टी को भी इकट्ठे करके लेकर आते हैं। लेकिन बहू, इससे तुम करने क्या वाली हो? माँ, हम इन सब की मदद से अपना घर बनाएंगी और इसी में हम सभी अपना गुजारा करेंगे। सच में मेरी बहुएं तो साक्षात देवी माँ का स्वरूप है। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। रुको, इसमें हम 5 भाई भी तुम्हारी मदद करवाते हैं। इसके बाद लता के 5 बेटे और बहू मिलकर जंगल से लकड़ियां, मिट्टी और कुछ घास फूस को इकट्ठा करके लाते हैं और कुछ घंटे की मेहनत और परिश्रम के बाद 5 बहुओं का गरीब ससुराल बनकर तैयार हो जाता है। देखा ना आपने श्याम जी, मेरी बहुएं हैं ना 36 गुणों वाली। हाँ लता, मान गया मैं तुम्हारी चॉइस को। तुमने सच में लाखों में एक बहू लेकर आई हो अपने बेटों के लिए। रुको बहू, तुम्हारा अभी गृह प्रवेश भी नहीं हो पाया। इस मिट्टी के घर में मैं तुम्हारा अच्छे से तो गृह प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन जो है मेरे पास उससे तो कर सकती हूँ। जी माँ जी। इसके बाद लता अपने 5 बहुओं का गृह प्रवेश करती है और उस मिट्टी के घर में जैसे तैसे समय गुजारते हैं। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। माँ जी, पिताजी, ये लीजिए चाय। अरे बहू, यहाँ गैस चूल्हा कहाँ से आया और तुमने ये चाय कैसे बनाई? माँ जी, हमने यहाँ लकड़ियों की सहायता से आग जलाई और मिट्टी के घड़े से काली चाय बनाई। यहाँ हर चीज प्राकृतिक तौर पर हमें मिल ही जाता है। अगर आपको भूख लगी हो तो हमने आपके लिए अच्छे अच्छे फल लेकर आए हैं, आप खा लीजिए। तभी वहाँ पर नयन आ जाती है। माँ जी, अगर आपको नहाना हो तो आप यहाँ से सीधे पास के झरने में चली जाइएगा, वहाँ आपको बिल्कुल बहता हुआ ताज़ा पानी मिल जाएगा। अपनी बहुओं को ऐसी जुगाड़पंती और जमीन से जुड़े संस्कृति, अच्छे स्वभाव के कारण लता अपनी बहुओं से कहती है, मैं सच में धन्य हो गई तुम जैसी बहुओं को पाकर। नहीं तो आज जिस परिस्थिति में हम हैं, इस परिस्थिति में तो आजकल की मॉडर्न लड़की अपने ससुराल को छोड़कर वापस अपने मायके चली जाती है, लेकिन तुम फिर भी इस परिस्थिति में हमारे साथ डट कर खड़ी हो। हाँ, सही कहा तुमने लता। इस तरह लता और श्याम अपनी बहुओं की तारीफ करते हुए नहीं थकता। ऐसे ही समय गुजरता है और इस मुश्किल परिस्थिति में पूरा परिवार मिलजुल कर हर समस्या का डट कर सामना करता है। किसी के भूख प्यास को एक दूसरे की चिंता होती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन लता के 5 बेटे एक साथ आ जाते हैं। माँ, पिताजी, एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी बेटा? माँ, हमारा घर जो जल गया था ना, उसका हमने पहले ही बीमा करवाया था। हमें उसका बीमा कंपनी से क्लेम भी मिल गया है। फिर क्या कहा बीमा कंपनी वालों ने? पिताजी, माँ, बीमा कंपनी वालों ने अच्छे तरीके से छानबीन की और जब उन्हें पता चला कि ये बिना हमारी गलती के कारण से जला है तो उन्होंने पूरे घर की रकम वापस कर दी है। ये रहा चेक। यानी अब हम वापस से अपना नया घर बना सकते हैं? हाँ माँ, हाँ। बेटा, ये सब तेरी 5 बहू के कारण ही संभव हो पाया है। जितने भी दिन यहाँ बीते उसमें से एक भी दिन हमारे लिए बुरा नहीं गया और ये सब तेरी 5 बहुओं के कारण ही हो पाया है। चलो अब जल्दी से नया घर बनवाओ। जी माँ। इसके बाद लता के 5 बेटे मिलजुल कर अपना फिर से एक नया घर बनाते हैं और कुछ महीनों बाद उनका घर बनकर तैयार हो जाता है, जहाँ लता अपनी 5 बहुओं का फिर से गृह प्रवेश कराती है। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है इस घर में। मैं पहले तुम्हारा गृह प्रवेश सही प्रकार से नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मैं पूरे विधि विधान से तुम्हारा गृह प्रवेश कर रही हूँ। इसके बाद 5 बहुएं गृह प्रवेश करके घर के अंदर आ जाती हैं और कहती हैं,
माँ जी, हम भी धन्य हैं आप जैसी सास को पाकर। हाँ माँ जी, आज के जमाने में आप जैसी सास कहीं नहीं है। हाँ, जब समाज हमें अपशगुनी कह रहा था, तब आपने ही हमें बताया कि हम अपशगुनी नहीं हैं। जी माँ जी, आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, हम पांचों बहन ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना करेंगी कि हर जन्म में आप ही हमारी सास बने। ठीक है, अब इतना भावुक होने की भी जरूरत नहीं है। और इस तरह से लता का परिवार हमेशा एक साथ हंसता खेलता खुशहाल रहता है।